सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य में जो अंतरा पुस्तक है, इस पूरी पुस्तक का जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 के नज़रिए से और आपके अर्धवार्षिक के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे पाठों के हम बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ प्रश्न वन शॉट क्लास में देखने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किन किन पाठों के अपन MCQ देखेंगे, देखिए प्रसाद की दो कविताएं लगा रखी है। देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, दोनों गीत हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से। निराला की सरोस्मृति जो पुत्री थी अज्ञेय, ये दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, केदारनाथ सिंह। बनारस और दिशा कविता, रघुवीर साय की वसंत आया और तोड़ो कविता, तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया और गीतावली के पद जिसमें कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन है। जायसी का 12 मासा जो पद्मावत के अंश है, 4 महीनों के रानी नागमती के वियोग को यहाँ बताया। विद्यापति की पदावली के पद और घनानंद के कवित। और गद्य में अगर हम देखें तो शुक्ल का एक संस्मरणात्मक निबंध है, प्रेमगन की छाया स्मृति। गुलेरी जी के 3 लघु निबंध है जो सुमिरनी के मन के नाम से हैं, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक कथाकार उपन्यासकार है, इनकी कहानी है संवदिया। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात जो संस्मरण शैली में लिखे गए हैं। असगर वजात 4 लघु कथाएं हैं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। निर्मल वर्मा की है जहां कोई वापसी नहीं, ये यात्रा वृत्तांत है जो धुंध से उठती धुन से लिया गया। ममता कालिया की बहुत अच्छी कहानी है, दूसरा देवदास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है, कुटक। इन सब के हम MCQ प्रश्न देख रहे हैं, जल्दी से आप तैयार हो जाइए। बालक ने इनाम में क्या मांगा? बालक ने इनाम में लड्डू मांगे। ढेले चुन लो लघु निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। धर्म का रहस्य जानने के लिए किसका दृष्टांत दिया गया? घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत दिया गया। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? बथुआ साग खा करके जी रही थी। पहचान लघु कथा में राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? बहरी, अंधी और गूंगी प्रजा पसंद आती है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? यह यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। हरगोबिंद कहाँ का रहने वाला था? ये जलालगढ़ का रहने वाला था। लेखक गांधी जी से मिलने कहाँ गया था? लेखक गांधी जी से मिलने सेवाग्राम आश्रम में गया था। प्रेमगन की छाया स्मृति गद्य किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये संस्मरणात्मक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेमगन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लक्ष्मीपुर। प्रेमगन की छाया स्मृति में निसंदेह शब्द किसके लिए आया है? शुक्ल जी की मित्र मंडली के लिए आया जो हिंदी बोलते थे। उपाध्याय जी किसको भाषा मानते थे? नागरिक को भाषा मानते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीजें समझा करते थे। यहाँ पुरानी चीज किसे कहा गया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को कहा गया है। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? वामनाचार्य उनका नाम था। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? भारत जीवन प्रेस से उनके यहाँ किताबें आती थी। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो भारतेंदु युग के कवि भी हैं, ये रहते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये कथन किसके लिए कहा गया है? ये कथन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए कहा गया है। वैदिक काल में हिंदू पत्नी वरण कैसे करते थे? ढेला छुआ करके वो पत्नी वरण करते थे। बालक बच गया निबंध में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। सुमिरन के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? ये लघु निबंध है, 3 लघु निबंध है गुलेरी जी के। सुमिरनी के मन के पाठ के लेखक कौन है?
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? शिक्षा ग्रहण की सही उम्र इसका मूल प्रतिपाद्य है। दहले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन किया गया है। अंधविश्वासी मान्यताओं पर व्यंग्य किया है। संवध्या का क्या अर्थ है? संवाद ले जाने वाला या संदेशवाहक। हिंदी के आंचलिक कथाकार व उपन्यासकार कौन जाने जाते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जिनका मेला अंचल जो उपन्यास है बहुत फेमस रहा। संवध्या का पूरा नाम क्या था? हरगोबिंद संवध्या उसका नाम था। संवध्या कहानी में संवध्या किसका संवाद ले जाता है? बड़ी बहुरिया का वो संवाद ले जाता है। हरगोबिंद संवध्या संवाद लेकर कौन से गांव गया? वो थाना बीएपुर गया जहां बड़ी बहू का पियर था। बड़ी बहू किस गांव की बहू थी? ये जलालगढ़ की बहू थी। और इसका पियर पूछे तो अपन थाना बीएपुर कर देंगे। हरगोबिंद संवध्या कहाँ का था? ये भी जलालगढ़ का रहने वाला था। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी? 20 कोस दूरी थी ये। बड़ी बहुरिया की माँ उसके लिए क्या भेजना चाहती थी? वो बासमती चावल का दही चूड़ा भेजना चाहती थी। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। ये यहाँ किसके बारे में बात की गई? महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई। यासिर अराफात ने ये बात लेखक को कही थी। पंडित नेहरू से लेखक की भेंट कहाँ हुई? पंडित नेहरू से लेखक की भेंट कश्मीर में हुई। लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय कहाँ था? ट्यूनिस में था। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संकलित अंश किसका है? भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश है। चार आद लघु कथा में किसका पर्दाफाश किया गया है? मजदूरों की लाचारी और शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश किया गया है। किसान ने गन्ने वाली साजे की खेती किसके साथ की? यह हाथी के साथ की। साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक है? ये धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है जो किसानों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया है? ये धुंध से उठती धुंध संग्रह से लिया गया है। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में किस गांव के पेड़ एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर रहे थे? वो गांव था अमजर जहां आम जरा करते हैं। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस स्थान को केंद्र में रख करके लिखा गया? ये स्थान है सिंगरौली और बात है 1983 की। लेखक दिल्ली की किस संस्था की ओर से सिंगरौली गया था? ये लोकायन संस्था थी दिल्ली की, वहां से ये सिंगरौली गया था। दूसरा देवदास कहानी किस परिवेश को केंद्र में रख करके लिखी गई? हर की पौड़ी हरिद्वार को केंद्र में रख के लिखी गई। दूसरा देवदास कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? इसके पात्र हैं संभव और पारो। पहाड़ी पर किस देवी या माता का मंदिर था? मनसा देवी का मंदिर पहाड़ी पर था। गाड़े का साथी किसको कहा गया है? गाड़े का साथी कुटज को कहा गया है। लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मन के कितने विकल्प बताए? 2 विकल्प बताए, सुख और दुख। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला जंगली पौधा कौन सा है? कुटज। कुटज किसकी प्रकृति पर लिखा गया निबंध है? ये कुटज के फूलों की प्रकृति पर लिखा गया निबंध है। कुटज क्या संदेश देता है? अपराजय जीवनी शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास और विषम परिस्थितियों में शान से जीने की क्षमता का संदेश देता है। कुटज निबंध का अभिष्ट क्या है? सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, ये इसका अभिष्ट है। द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। भाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 11 खंडों में वो प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कुटज, ये इसके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। शोभा निकेतन किसे कहा गया है? पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। पृथ्वी का मानदंड, यहां आप कर दें मानदंड, किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत को कहा गया है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी?
समाधिस्थ महादेव भगवान शिव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी, क्योंकि वो जो पहाड़ियां हैं वो शिव की जटाओं के समान है। द्विवेदी जी ने बेहया और मस्त मोला किसे कहा है? कुटज पेड़ को कहा है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराता वृक्ष कौन सा है? वो वृक्ष है कुटज। रूप व्यक्ति सत्य है और समाज सत्य किसे कहा है? नाम को। गिरिकुट बिहारी, गिरिकुट बिहारी किसे कहा गया है? कुटज को कहा गया है। द्विवेदी जी ने कवियों द्वारा अवमानित और छोटा सा शानदार वृक्ष किसे कहा है? वो कुटज को कहा है। कालिदास ने रामगिरी पर्वत पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो किसकी अंजलि देकर संतोष करना पड़ा? कुटज पुष्पों की अंजलि दी। रस चूस लेने के बाद किस कवि को फेंकने का उल्लेख लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया? रहीम को। कुटज किसकी तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है? राजा जनक की तरह। कुटज किस पर सवारी नहीं करता है? वो अपने मन पर सवारी नहीं करता है, अर्थात मन के वशीभूत नहीं होता है। कौन सी रचना युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करती है? ममता कालिया की कहानी, दूसरा देवदास कहानी। कौन सी कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है? वो भी ममता कालिया की कहानी है, दूसरा देवदास। अनजाने प्रेम का प्रथम अंकुरण उत्पन्न होता है किसके हृदय में? संभव और पारो के हृदय में। किस कहानी से सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है? दूसरा देवदास कहानी के द्वारा। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने प्रेम को किस परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र स्थायी रूप प्रदान किया है? बंबईया फिल्मों की परिपाटी से उसको अलग हटाया है। स्पेशल आरती से क्या मतलब है? 101 रुपए या 151 रुपए वाली आरती स्पेशल आरती है। गंगापुत्र किसे कहा गया है? गोताखोर को गंगापुत्र कहा गया है, जो गंगा नदी में गोता लगा करके सिक्के इकट्ठा करता है। एक भीगी गुलाबी आकृति किसे कहा गया है? पारो को कहा है। संभव कहाँ का रहने वाला था? ये दिल्ली का रहने वाला था। पारो कहाँ की रहने वाली थी? ये रोहतक की रहने वाली थी। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को किस पाठ में रेखांकित किया गया है? जहां कोई वापसी नहीं, इस पाठ में रेखांकित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में हमेशा के लिए कौन नष्ट हो जाते हैं? मनुष्य, उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल नष्ट हो जाते हैं। किस पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को प्रकट किया है? जहां कोई वापसी नहीं पाठ में। आधुनिक भारत के शरणार्थी किसे कहा गया है? सिंगरौली से विस्थापित लोगों को आधुनिक भारत के शरणार्थी कहा गया है। और लेखक सिंगरौली कब गया था? 1983 में ये वहां गया था। अब पद्य भाग के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। आह वेदना मिली विदाई पंक्ति में किसकी वेदना और निराशा का वर्णन है? पंक्ति में देवसेना की वेदना और निराशा का वर्णन है। देवसेना कौन थी? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत किस कवि द्वारा रचित है? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो छायावाद के कवि हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये गीत में कार्नेलिया गीत गाते समय कहाँ बैठी है? वो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास बैठी है। पेड़ के नीचे बैठ करके वो गीत गा रही है। उदय होते हुए सूर्य को देख रही, उसकी लालिमा को देख रही, प्राकृतिक सुंदरता को देख रही है। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रसाद जी छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। प्रसाद ने निम्न में से कौन सा नाटक नहीं लिखा? अजातशत्रु लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, स्कंदगुप्त लिखा, अंधा युग नहीं लिखा, धर्मवीर भारती का अंधा युग। देवसेना का गीत, यह कविता प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है।
आह वेदना मिली विदाई, वेदना का ये भाव किसके उद्वेलित मन में उत्पन्न हुआ? ये देवसेना के उद्वेलित मन में उत्पन्न हुआ। कार्नेलिया का गीत में भारत की क्या विशिष्टता बताई है? भारत आश्रयदाता देश है, यहाँ के लोग करुणा भाव रखते हैं, संवेदनशील है, दया वाला सहयोग, सभी सही हैं। देवसेना का गीत कविता की भाषा कौन सी है? इसकी भाषा अगर आप देखेंगे तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा आग आती। यहाँ थाती का क्या मतलब है? थाती का मतलब है धरोहर। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, गीत में अभिव्यक्ति किसको मिली है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को, भारत की संस्कृति एवं गौरव को। ए और ब दोनों सही है, स वाला ऑप्शन सही है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में भारत की किन सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है? यहाँ सांस्कृतिक परंपरा पूछी है, प्राकृतिक नहीं, तो ब वाला ऑप्शन सही करेंगे। अनजान को सहारा देना, अतिथि देवो भव, परोपकार, करुणा व देश प्रेम का। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में आश्रय कौन है? अर्थात ये गीत कौन गा रहा है? ये गीत कार्नेलिया गा रही है। मिठास से भरा देश भारत देश को कहा है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में कौन नहीं है? निराला है, प्रसाद है, माधवी वर्मा। अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय तो प्रयोगवाद के जनक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहां हुआ? 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। देवसेना का गीत में कौन सा रस है? यहां वियोग श्रृंगार रस है। कार्नेलिया का गीत में क्या वर्णित है? केवल भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, भारत की विशिष्टता का वर्णन, देवसेना की वेदना का वर्णन, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्टता का वर्णन। द वाला ऑप्शन सही है, दोनों ही सही है इसमें। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों का क्या मतलब है? भीख में मिली रोटियां, इसका अर्थ होता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह बिंदु जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति में कवि ने क्या अर्थ व्यंजित किया है? जिन अनजान लोगों को कहीं सहारा नहीं मिलता, उनको भारत में सहारा मिल जाता है। मलय समीर की क्या विशेषता है? शीतल होती है, मंद मंद चलती है, सुगंधित होती है, सभी सही हैं। द वाला ऑप्शन सही है। गीता में आए शब्द उड़ते खग के द्वारा कवि ने क्या अर्थ व्यंजित किया है? भारत अनजान लोगों को आश्रय देने वाला देश है। प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा? 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती, और अंतिम वाला अपूर्ण है। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से प्रसाद जी की कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? आंधी है, इंद्रजाल है, आंधी इंद्रजाल, छाया भी है, प्रतिध्वनि है, विपतगा नहीं है। निम्न में से प्रसाद जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? झरना है, आंसू है, लहर, कामायनी है, अकाल में सारस नहीं है। सरोज के विवाह की क्या विशेषता थी? आत्मीय स्वजन कोई नहीं थे, निमंत्रण किसी को नहीं भेजा, गीत नहीं गाए गए, बिल्कुल सही। द वाला ऑप्शन सही, सभी के सभी सही हैं। निराला ने मात्र स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की? वो शकुंतला से की। सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? निराला जो उसके पिता थे उन्होंने दी। सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करते हैं? गत कर्मों के अर्पण से वो उसका तर्पण करते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति किस कवि से संबंधित है? निराला जी से संबंधित है। निराला जी का पूरा जीवन कष्ट भरा रहा। देखा विवाह आमूल नवल पंक्ति में किसके विवाह का वर्णन है? सरोज के विवाह का यहाँ वर्णन है। सरोज स्मृति कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सरोज स्मृति काव्य का रूप कौन सा? ये एक प्रगीत है, क्योंकि शोक गीत इसको कहा है। छायावाद का शोक गीत ये कहलाता है, तो प्रगीत हो गया। रति रूप प्राप्त कर रहा, वही पंक्ति में रति का क्या अर्थ है? कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सच्ची। वह लता वहीं की कवि निराला ने वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? यहां एक तो आया था लता और एक आया कली। कली शब्द तो आया सरोज के लिए और लता शब्द आया पत्नी के लिए।
तो यहां अपना उत्तर हो जाएगा निराला जी की पत्नी के लिए। हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे न तो सदा मात, पंक्ति में क्या भाव है? पश्चाताप का भाव है। अपनी पुत्री के लिए निराला जी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। सरोज स्मृति कविता में कवि ने कौन से भाव प्रकट किए? भाग्यहीन पिता का संघर्ष, भाग्यहीन पिता के समाज से संबंध और बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध। सारे ही सही है, द वाला ऑप्शन सही है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ में कौन नहीं है? निराला है, प्रसाद है, महादेव वर्मा, अज्ञेय नहीं है। रिपीट हो गया प्रश्न। निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? जो निराला हुए हैं, छायावाद के कवि हुए हैं, ये कितने खंडों में इन्होंने अपनी जो साहित्य लिखा है वो कितने खंडों में? 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में। ये सही करेंगे। छायावाद का शोक गीत किसे कहते हैं? सरोज स्मृति कविता को छायावाद का शोक गीत कहते हैं। निराला के भाषा सौंदर्य की क्या विशेषता है? तत्सम प्रधान सामाजिक पदावली, ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग, आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। सभी सही है, द वाला ऑप्शन सही है। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला को माना जाता है। रबड़ छंद, केंचुआ छंद। निराला के संबंध में सत्य कथन है। इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला ने मृत्यु का जो साक्षात्कार किया उसकी झलक उनके काव्य में। बिल्कुल सारे के सारे कथन सत्य हैं। 1916 में लिखी किस कविता से निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली? जूही की कली, ब वाला ऑप्शन सही है। निराला की प्रबंधात्मक कविताएं कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ए वाला ऑप्शन सही है। निराला की काव्य भाषा की विशेषताएं क्या क्या है? भाषा का कसाव है, शब्दों की मितव्ययिता है, अर्थ की प्रधानता है। सारी की सारी विशेषताएं हैं, द वाला ऑप्शन सही है। अपनी पुत्री को नववधु के श्रृंगार में देखकर निराला को किसका स्मरण हो आया? अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो आया था। निराला ने निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो निराला ने समन्वय और मतवाला, द वाला ऑप्शन सही है, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कविता में आकाश व मई शब्द किसके लिए आया? आकाश पत्नी के लिए, मई सरोज के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा निराला की पत्नी और पुत्री के लिए, ए वाला सही हो जाएगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकलो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, सतदल का अर्थ क्या है? कमल। निराला के बचपन का नाम क्या था? निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला की दिवंगत पुत्री पर, जो विवाह के तुरंत बाद मर चुकी थी, उस पर। सरोज स्मृति कविता किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला द्वारा। यह दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में दीप और पंक्ति किसका प्रतीक है? दीप तो है आपके व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक, ए वाला सही है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ए वाला ऑप्शन सही है। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने अकेले व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है? वह स्नेह से भरा, मधुमस्त, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सारी की सारी विशेषताएं बताई है। अज्ञेय ने दीप यानी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग किया? गीत गाता जन, पनडुब्बा, संविदा, ये भी सभी सही है, सारे विशेषणों का प्रयोग किया है। अज्ञेय ने दीप व्यक्ति के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया? अंकुर, मधु, गोरस, सबका किया है, सारे विशेषण यहां पर भी प्रयुक्त किए हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, ए वाला सही है। तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, द वाला ऑप्शन सही है। अज्ञेय ने कितने तार सप्तकों का प्रकाशन किया? 4 तार सप्तक निकाले। अज्ञेय का जन्म कहां हुआ था? अज्ञेय का जन्म कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ, द वाला ऑप्शन सही है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, स वाला सही है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में दीप किसका प्रतीक है? दीप समाज का प्रतीक है। यह दीप अकेला, वापस देखिए, दीप किसका प्रतीक है? दीप व्यक्ति का प्रतीक है। वापस देखिए, यहां गलत कर दें,
व्यक्ति का प्रतीक है, दीप व्यक्ति को कहा है। यह दीप अकेला पंक्ति में, पंक्ति किसका प्रतीक है? पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप का पंक्ति में विलय से क्या मतलब? व्यष्टि का समष्टि में विलय, आत्मबोध का विश्व बोध में, व्यक्ति का समाज में, सारे के सारे सही है। द वाला ऑप्शन सही है। अज्ञेय ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय ने दिनमान का भी किया, सैनिक, प्रतीक, सबका सब किया। द वाला सही है। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित है? वो सदानीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। अज्ञेय का जो संकलन है सदानीरा नाम से 2 भागों में। मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि कौन है? मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उसके बाद देखिए, यह दीप अकेला कवि, यह दीप अकेला कविता के कवि कौन है? यह दीप अकेला कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका वर्णन है? बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन है। ए वाला ऑप्शन सही है। कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति कब होती है? क्षण भर के लिए बूंद ढलते सूरज की आग से रंग जाती है तब। कविता में विशाल सागर और बूंद किसके प्रतीक है? परम ब्रह्म और जीवात्मा के प्रतीक है। क्षण के महत्व को उजागर करती अज्ञेय की कविता मैंने देखा एक बूंद। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अज्ञेय की काव्य रचना है भग्नदूत है, हरिघास पर क्षण भर है, आंगन की पाठवार, सारी की सारी है। द वाला सही है। बनारस कविता किस कवि द्वारा रचित है? केदारनाथ सिंह द्वारा ये रचित है। किस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है? वह बनारस कविता। दिशा कविता किस कवि द्वारा रचित है? ये भी केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। केदारनाथ सिंह ने पीएचडी की उपाधि किस विषय पर की? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर इन्होंने ये पीएचडी की। केदारनाथ सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह को किस तार सप्तक का कवि माना गया है? इसका उत्तर आप कर लेंगे तीसरा तार सप्तक कवि। स वाला ऑप्शन सही है। 1959 में कविता में आया दशाश्वमेध क्या है? ये एक घाट का नाम है। स वाला ऑप्शन सही है। केदारनाथ सिंह मूलतः कौन से कवि हैं? ये मानवीय संवेदना के कवि हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है। यहाँ कौन से शहर की बात की गई है? बनारस शहर की बात की गई है। बनारस शहर किसके कारण प्रसिद्ध है? ये शिव की नगरी होने के कारण, गंगा नदी बहने के कारण। तो ए और ब दोनों कर देंगे। कवि ने भिखारियों के कटोरे में किसका उतरना बताया? वसंत का उतरना। द वाला, भीख मिलती है उनको। बनारस शहर में कौन सी मिथ की आस्था जुड़ी हुई है? काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। ए वाला ऑप्शन सही है। दिशा कविता का संबंध किससे है? बाल मनोविज्ञान से है। ब वाला ऑप्शन सही है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे ने हिमालय की दिशा कौन सी बताई? जिधर बच्चे की पतंग उड़ रही थी वही हिमालय की दिशा है। बनारस कविता में लहर तारा या मडवा डी क्या है? ये 2 मोहल्लों के नाम है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? भिखारियों को भीख मिलने लग जाती है। कवि ने बनारस शहर में किसके अचानक आने का वर्णन किया है? वसंत के अचानक आने का वर्णन किया है। और इस तरह महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। या महान पुराना शहर वही आपका बनारस। बनारस शहर को किसने दृढ़ता से बांध रखा है? धीरे धीरे होने की सामूहिक लय ने दृढ़ता से बांध रखा है। केदारनाथ सिंह कवि हैं। ये
नई कविता के कवि हैं। केदारनाथ सिंह किसके कवि हैं? नई कविता के कवि हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चकिया गांव में, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था 1934 ईस्वी में। किस कवि की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर है? वो हैं आपके केदारनाथ सिंह। ए वाला ऑप्शन सही है। कवि को वसंत के आने का पता कैसे चलता है? वो कैलेंडर से उसको पता चलता है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है, ये कवि की प्रमुख चिंता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि के दफ्तर में छुट्टी किस बात का प्रमाण थी? वसंत पंचमी का प्रमाण थी। स वाला ऑप्शन सही है। कवि किसके लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है? सृजन के लिए। ए वाला विकल्प सही है। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक से जुड़े हुए थे? तो दूसरा तार सप्तक था, इससे रघुवीर सहाय जुड़े हुए थे। रघुवीर सहाय किस काव्यधारा के कवि हैं? रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। कवि को कविताएं पढ़ते रहने से किस बात का पता था कि वसंत ऋतु आएगी तो दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर विदेश के नंदन वन यशस्वी होवेंगे, मधुमस्त पिक भौरे आदि अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। द वाला ऑप्शन सही है सभी। गोड़ो 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 कहकर कवि क्या बताना चाहता है? कवि सृजनशील बनने की बात यहां कर रहा है। मन के सृजनात्मक आयामों की पहचान के लिए किन अवांछित तत्वों को निकालना जरूरी है? मन की ऊब, खीज, उदासीनता, सबको निकालना जरूरी है। द वाला ऑप्शन सही है। मानव जीवन की उन्नति में क्या बाधक है? मन की ऊब, खीज, उदासीनता सभी बाधक है। द वाला ऑप्शन सही है। तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है? तोड़ो कविता में धरती मानव मन का प्रतीक है। ए वाला सही है। कवि ने चिड़िया के चहचहाने की तुलना किससे की है? बहन के दा कहने से की है। कवि ने वसंत की कौन सी विशेषताएं बताई है? ढाक के जंगल दहकते हैं, वन फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं। द वाला ऑप्शन सही है। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? ये जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं। कवि के अनुसार मन के मैदान पर क्या व्याप्त है जो सृजन में बाधक है? ऊब और खीज व्याप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वसंत आया कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। रघुवीर सहाय रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? रघुवीर सहाय जो रचनावली है वो 6 खंडों में प्रकाशित है। लोग भूल गए काव्य संग्रह किसका है? लोग भूल गए काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय पैसे से क्या है? ये पैसे से एक पत्रकार है। वसंत आया कविता में प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने किन शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है? देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। तोड़ो कविता कौन सी है? ये एक उद्बोधन परक कविता है। भरत राम का प्रेम अंश में किस छंद का प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने ये जो रचना, तुलसीदास जी की ये रचना संकलित है, किस छंद का प्रयोग है? तो ये रामचरित जो मानस है उसके ये अयोध्या कांड से है। तो रामचरित मानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, तो ये भी दोहा चौपाई हो जाएगी। द वाला सही है। भरत राम का प्रेम अंश में किसकी मनोदशा का वर्णन है? भरत की मनोदशा का वर्णन है। ब वाला ऑप्शन सही है। भरत राम का प्रेम संकलित अंश तुलसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। गीतावली के संकलित पदों में किसकी विरह वेदना का वर्णन है? माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन है। खेल में हार जाने पर भी भरत को कौन जीता देते थे? राम भरत को जीता देते थे। पुलकित शरीर से सभा में बोलने के लिए कौन खड़े हुए?
भरत जो है सभा में बोलने के लिए खड़े हुए चित्रकूट की सभा में। कौन सी सभा? चित्रकूट की सभा। रामचरित मानस ग्रंथ की भाषा कौन सी? ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। भरत राम का प्रेम शीर्षक अंश रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। तदपि दिन ही दिन होत जावरे मनु कमल मारे, किसके कमजोर होने का वर्णन है? राम के जो प्रिय घोड़े थे उनका दुबला पतला कमजोर होने का वर्णन है। तदपि दिन ही दिन होत जावरे मनु कमल मारे, अलंकार पूछा, मनु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? ये रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। भूपति अर्थात राजा दशरथ ने प्रेम का मान कैसे रखा? अपनी मृत्यु को प्राप्त करके, यानी मर करके उन्होंने प्रेम का मान रखा। कौशल्या बार बार आंखों से किसको लगा रही थी? राम की जो सुंदर जूतियां हैं उनको लगा रही थी। राम के वियोग में कौशल्या के दुख की स्थिति किसके समान हो गई? मोरनी के समान हो गई। कौशल्या एक बार पुनः राम को किसको देखने के लिए, बुलाने के लिए संदेश भेज रही है? अपने घोड़ों को देखने के लिए बुला रही है वो। राम के प्रिय घोड़ों की 100 गुनी सार कौन करता है? भरत करता है। गीतावली की भाषा कौन सी है? गीतावली की भाषा ब्रज है। विधाता को क्या सहन नहीं हुआ? भरत और राम का प्रेम विधाता को सहन नहीं हुआ, इसलिए केकई के माध्यम से वनवास दिलाया। कौदव और सुशाली शब्द किसके लिए आया है? कौदव तो आया केकई के लिए, सुशाली भरत के लिए। ब वाला ऑप्शन सही है। छोटे बाण और धनुषियां देखकर कौशल्या को किसकी याद आती है? राम की याद आ रही है। घोड़े किसके समान कमजोर हो रहे हैं? घोड़े हिम के मारे कमल वन के समान कमजोर हो रहे हैं। भरत ने बचपन में राम कृपा की कौन सी रीति देखी? खेल में हार जाने पर भी वो उनको जिता देते थे, ये रीति देखी। तुलसीदास जी का मान ग्रंथ जिसकी रचना 1574 ईस्वी में की गई कौन सा है? रामचरितमानस। तुलसीदास जी के संबंध में सही कथन है, तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं, बिल्कुल ठीक। लोक मंगल की साधनाएं कवि हैं, समन्वय के कवि हैं, सारे के सारे सही हैं, द वाला सही है। तुलसीदास जी के किस ग्रंथ में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं? विनय पत्रिका में। जननी निरगति बान धनुया पंक्ति में जननी शब्द किसके लिए आया है? जननी शब्द माता कौशल्या के लिए आया है। जायसी का प्रेमाख्यान परंपरा में लिखा सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत काव्य सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य का ग्रंथ है। 12 मासा में किसके वियोग का वर्णन है? 12 मासा में रानी नागमती के वियोग का वर्णन है। बारहमासा का अंश जायसी की किस रचना से लिया गया? ये पद्मावत का अंश है, जायसी के पद्मावत से इसको लिया गया है। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा अवधी है। बारहमासा के संकलित अंश में किन किन महीनों में नायिका की विरह का वर्णन है? अगन है, पोष माघ है, फाल्गुन, सारे सही। 4 महीने हैं, जो अंतिम जो 4 महीने हैं उनका यहाँ वर्णन है। मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। पहला महीना मार्गशीर्ष, अगहन। भंवर और कव्य के माध्यम से नायिका क्या संदेश भेज रही है? नायिका कह रही है कि वो विरह की अग्नि में जल रही है, जिससे भंवर और कव्य काले हो गए हैं, वो संदेश भेज रही है। नायिका को जीते जी कौन खा रहा है? विरह रूपी बाज बक्सी उसको जीते जी खा रहा है। फाल्गुन में नायिका का शरीर कैसा हो गया? फाल्गुन में नायिका का शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है। नायिका अपने शरीर की राख को प्रियतम के मार्ग में क्यों बिखेरना चाहती है? वो प्रियतम का सानिध्य पाना चाहती है, उसके चरणों को स्पर्श करना चाहती है। जायसी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल की सूफी संप्रदाय के यानी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? क्योंकि वो जायस के रहने वाले थे, जन्म स्थान के कारण पड़ा।
मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है? सैयद अशरफ और शेख बुरहान, दोनों का उल्लेख हुआ है। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पद्मावत किस शैली में लिखा गया? पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? पद्मावत में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, पदावली, अखरावट, आखिरी कलाम। तो पदावली तो किसकी है? विद्यापति की। ब वाला हो जाएगा। नागमती विरह में किसके समान हो गई है? नागमती विरह में शंख के समान हो गई है। नायिका नागमती के विरह की तुलना किससे की गई है? चकई से, कोकिला से, चिड़िया से। ए और ब दोनों। चकवा चकवी यानी चकवी से और कोकिला से, दोनों से की है। कौन से महीने में पवन शीत को चौगुना बढ़ा रहा है? तो फाल्गुन का जो महीना है, जब होली आती है, शीत चौगुना हो जाता है। कौन से महीने में दिन घट जाते हैं और रातें बढ़ जाती है? अगन का महीना होता है मार्गशीर्ष, जो अपना पहला महीना है 12 मासा का, जो 12 मासा लगा रखा है उसका पहला महीना है। उसमें दिन छोटे होते हैं, रातें बढ़ जाती है। विरह में नायिका नागमती ने किस पक्षी की भांति चीख चीख कर अपने पंख बिखेर दिए? वो पक्षी है सारस। कौन से महीने में मावट होती है और कामरस उपजता है? तो माघ का जो महीना होता है, मैं माघ और मैं मावट। पदावली की भाषा कौन सी है? पदावली की भाषा मैथिली है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन कहे जाते हैं? विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहते हैं। विरणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में क्षण क्षण किसके समान दुबली होती जा रही है? 14 के चंद्रमा के समान वो दुबली हो रही है। विरणी नायिका कौन से महीने में विरह के असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रही है? वो सावन का महीना है, जब उसके प्रियतम आने चाहिए लेकिन उसमें वो नहीं आए हैं। कार्तिक के महीने में लौटने की उम्मीद है। विद्यापति ने विरणी नायिका के प्रीतम के लौटने की संभावना किस महीने में प्रकट की है? कार्तिक के महीने में। कृष्ण ने कौन सा अपयस लिया है? गोकुल छोड़कर मथुरा वो चले गए गोपियों को छोड़ करके, उसका अपयस लिया है। सखी नायिका से कौन सा अनुभव पूछ रही है? वो प्रेम के अनुभव पूछ रही है। नायिका प्रेम के अनुभव क्यों नहीं कह पा रही है? क्योंकि प्रेम पल पल नवीनता को प्राप्त होता है। जब स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, तो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। जन्म अवधियम रूप नियारल नयन ने तिरुपति बेली, इसका क्या मतलब है? जीवन भर नायक के रूप सौंदर्य को देखने पर भी नायिका के नेत्रों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये इसका अर्थ है। ए वाला ऑप्शन सही है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो विद्यापति की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पदावली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब वाला प्रश्न, ब वाला विकल्प सही है। विरणी नायिका ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि फूलों से खिले हुए बगीचे उसके विरह के दुख को बढ़ा रहे हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। विरणी नायिका ने अपने दोनों कान क्यों बंद कर लिए? क्योंकि कोयल की मधुर कूक और भ्रमरों का मधुर गुंजार उसके विरह के दुख को बढ़ा रहे हैं। पदावली का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? मधुबनी, बिहार में इनका जन्म 1380 में हुआ। विद्यापति किसके अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे? ये मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति की किस रचना में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है? वेरी वेरी मोस्ट है ये तो, और ये रचना करेंगे आप पदावली। स वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। विद्यापति की कौन सी रचना उनके यश का आधार है? पदावली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विद्यापति की कौन सी रचना में जनभाषा
में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई, ये भी पदावली, क्योंकि मैथिली भाषा का इसमें प्रयोग हुआ जो जन भाषा है। कीर्तिलता और कीर्तिपता की भाषा कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्तिपताका की भाषा अपभ्रंश या अवट है। सखी अनकर दुख दारुण रे, पंक्ति में अनकर दुख किसे कहा है? वियोग के दुख को अनकर दुख कहा है, इसके समान और कोई दूसरा दुख नहीं है। नायिका के नेत्र क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? वियोग दुख जनित अश्रुधारा बह रही है, जिसके कारण आंखें नहीं खुल पा रही है। राजा शिव सिंह ने किसके साथ रमण किया? उनकी पत्नी रानी है लखमा देवी, उनके साथ रमण किया। किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहते हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि घनानंद को कहा है। पीड़ा है, दर्द है, वियोग का वर्णन है। घनानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। घनानंद के प्राण अब तक क्यों अटके हैं? क्योंकि सुजान के दर्शन की प्रतीक्षा में, सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। ब्रज भाषा प्रवीण कवि और भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में अत्यंत कुशल कवि कौन है? घनानंद है। ए वाला ऑप्शन सही है। घनानंद किस काल के कवि हैं? ये रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ए वाला सही है। घनानंद के काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये अपनी प्रेमिका के लिए भी हुआ है और कृष्ण के लिए भी हुआ, तो ब और स दोनों सही है। द वाला विकल्प सही है। आरसी से क्या आशय है? आरसी का मतलब होता है दर्पण या कांच। जो अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी है उसमें कांच जड़ा हुआ है। आनाकानी आरसी कवित्व में मिलने में आनाकानी कौन कर रहा है? नायिका मिलने में आनाकानी कर रही है। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? ये बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। ए वाला विकल्प सही है। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में घनानंद दीक्षित हो गए थे। घनानंद ने अपने काव्य में किस शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है? सुजान शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया। दो अर्थों में है, एक तो कृष्ण के लिए, एक प्रेमिका सुजान के लिए। खालिस्तान बुलाए आप ही बोलिए, तो यहां आएगा कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए। नायिका ने कौन सा प्रण कर रखा है? नायिका ने नायक से बात नहीं करने का प्रण कर रखा है। ब वाला ऑप्शन सही है। घनानंद के सभी सुख के साधन खत्म कैसे हो गए? सुजान के बिना कोई सुख नहीं है। बहुत दिनान को खालिस्तान कवित्व में कवि ने क्या अभिलाषा प्रकट की है? सुजान को देखने की, सुजान के दर्शन की, उससे बात करने की अभिलाषा प्रकट की है। घनानंद के काव्य की विशेषता क्या है? लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता, सारे के सारे गुण लक्षण विशेषताएं घनानंद के काव्य की है। और सुमेलित विकल्प है अरबर्णी व्याकुलता, पत्यानी विश्वास और दीटी नजर, सारे के सारे सुमेलित विकल्प है। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, और अगर शिक्षक साथी है तो अपने विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।